Hello and welcome to this class of two-dimensional geometry. I am रफ़ीक अहमद। हमने पिछली वीडियो में हाइपरबोला से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स किए थे जिनमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कोड इन फॉर्म ऑफ मिडिल पॉइंट यानी मध्य बिंदु के रूप में जीवा का समीकरण, इसके अलावा पोल, पोलर, ध्रुव और ध्रुवी, व्यास और संयुग्मी व्यास, इनसे संबंधित आर्टिकल्स पढ़े थे। इन आर्टिकल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम अब लेंगे, जिनमें पहला क्वेश्चन ये है, सिद्ध करो कि अतिपरवलय की नाभियों के बीच की दूरी को व्यास मानकर बने वृत्त की स्पर्श रेखा के अतिपरवलय के सापेक्ष ध्रुव का बिंदुपथ ये होगा। यहाँ दो कर्व हैं, एक तो ये अतिपरवलय है और दूसरा है इस अतिपरवलय की दोनों नाभियों के बीच की दूरी को व्यास मानकर बनाया गया वृत्त। अब जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, ये अतिपरवलय की एक ब्रांच और ये अतिपरवलय की दूसरी ब्रांच, ये दोनों नाभियाँ एस और एस डैश, और नाभियों के बीच जो रेखाखंड बनता है एस डैश एस, इसको व्यास मानकर ये वृत्त बन गया। यानी ऐसा वृत्त जिसका एक व्यास एस डैश एस हो। तो एक तो हो गया वृत्त और एक हो गया अतिपरवलय। अब हमें करना यह है कि इस वृत्त की कोई स्पर्श रेखा, जैसे कि इस चित्र में दिखा दी, ये वृत्त की एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये वृत्त की तो स्पर्श रेखा है और अतिपरवलय के सापेक्ष हर रेखा का एक ध्रुव होता है, तो इस रेखा का भी अतिपरवलय के सापेक्ष ध्रुव होगा। उस ध्रुव का बिंदुपथ ज्ञात करना है। सॉल्यूशन पर आएँ। ये अतिपरवलय हो गया, इसकी नाभियाँ एस ए 0 तथा एस डैश माइनस ए 0 हैं, जहाँ ए इसकी उत्केंद्रता है अतिपरवलय की, और उत्केंद्रता का रिलेशन ये होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1। एस डैश एस को व्यास मानकर बनाए गए वृत्त का समीकरण, जैसा कि व्यास रूप में वृत्त का समीकरण होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर 0, उस तरीके से इस सर्किल का समीकरण हो जाएगा x माइनस एस का फर्स्ट कोऑर्डिनेट इंटू एक्स माइनस एस डैश का फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस एस का सेकंड कोऑर्डिनेट इंटू वाई माइनस एस डैश का सेकंड कोऑर्डिनेट। ये सर्किल का समीकरण आ जाएगा। इस सर्किल के समीकरण को और सरल कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये टर्म ओनली वाई स्क्वायर हो जाएगी। ए स्क्वायर ई स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएं तो सर्किल का समीकरण ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। जाहिर है कि इस सर्किल का केंद्र मूल बिंदु 0 0 है और त्रिज्या इसकी ए ई होगी। तो वृत्त और अतिपरवलय ये दो कर्व हो गए। अब वृत्त की कोई स्पर्श रेखा का अतिपरवलय के सापेक्ष ध्रुव का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो इस वृत्त नंबर 3 यानी इस वृत्त की किसी स्पर्श रेखा, कोई स्पर्श रेखा है, किसी भी बिंदु पे हो सकती है, का अतिपरवलय के सापेक्ष ध्रुव अगर P x1 y1 माना जाए तो फिर अतिपरवलय के सापेक्ष इस बिंदु P की ध्रुवी वही रेखा हो जाएगी। तो उस रेखा का समीकरण P की ध्रुवी के रूप में निकाल लें। एक बार फिर सुने, वो रेखा सर्किल की तो स्पर्श रेखा है और अतिपरवलय के सापेक्ष उसका ध्रुव लेना है। तो अतिपरवलय के सापेक्ष उसका ध्रुव अगर P x1 y1 मान लिया तो फिर वह रेखा अतिपरवलय के सापेक्ष इस बिंदु की ध्रुवी हो जाएगी, और अतिपरवलय के सापेक्ष इस बिंदु की ध्रुवी ये होती है x1 x अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 y अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये तो ध्रुवी के रूप में उस रेखा का समीकरण आ गया, और यही रेखा सर्किल की स्पर्श रेखा थी। तो सर्किल की स्पर्श रेखा है, इसका प्रतिबंध लगा दें। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो फिर प्रतिबंध ये होता है कि वृत्त के केंद्र से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। तो ये रेखा वृत्त 3 की स्पर्श रेखा है, अतः केंद्र से लंब बराबर त्रिज्या वाला जो स्पर्शता का प्रतिबंध होता है उसका उपयोग करें। तो केंद्र यानी 0 0 से इस रेखा पर लंबिक दूरी, तो x और y की जगह 0 0 रख देंगे तो ऊपर केवल 1 बचेगा, और बटे अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग
तो x का गुणांक है x1/a², तो उसका वर्ग हो जाएगा x1² प्लस y के गुणांक का वर्ग। ये हो जाएगी लांबिक दूरी, वृत्त के केंद्र से इस रेखा पर लांबिक दूरी, और ये बराबर होगी वृत्त की त्रिज्या की, क्योंकि ये रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा है और वैसे ये अतिपरवलय के सापेक्ष p की ध्रुवी है। तो स्पर्शता के प्रतिबंध से ये आ गया, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो इधर रूट हट जाएगा और इधर a² हो जाएगा, और उसके अलावा रिवर्स भी कर दें तो नीचे वाला पद ऊपर आ जाएगा, तो इधर ऊपर वाला पद नीचे आ जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी। यानी स्क्वायर कर दिया और रिवर्स कर दिया। तो वृत्त की किसी स्पर्श रेखा का अतिपरवलय के सापेक्ष ध्रुव x1 y1 हो तो x1 और y1 में ये संबंध आता है। अब इस संबंध में x1 की जगह x और y1 की जगह y रख दें तो वो ध्रुव p x1 y1 का बिंदुपथ हो जाएगा, और वो ये आएगा x² प्लस y² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ये 1/a² प्लस b² कैसे हो गया? ये a² का मान रख दिया है। जो उत्केंद्रता वाला संबंध होता है b² बराबर a² इंटू e² माइनस 1, तो a² को अंदर गुणा कर दिया, जो ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ भी है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 से है, तो a² को अंदर गुणा कर देंगे तो a² e² माइनस a², तो a² e² की वैल्यू हो जाएगी a² प्लस b²। तो इसमें a² e² की जगह a² प्लस b² लिख दिया है, और x1 की जगह x और y1 की जगह y, तो ये आ गया ध्रुव का बिंदुपथ। अब ये किसके ध्रुव का बिंदुपथ है? सर्किल की स्पर्श रेखा के अतिपरवलय के सापेक्ष ध्रुव का बिंदुपथ है। तो इसमें एक रेखा है जो 2 रूपों में है। वो रेखा सर्किल की तो स्पर्श रेखा है, और अतिपरवलय के सापेक्ष वो ध्रुवी है किसी बिंदु की, तो उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हाइपरबोला में भी और एलिप्स में भी, जब कोई रेखा 2 रूपों में होती है। कभी वो रेखा एक वक्र की तो स्पर्श रेखा और दूसरे वक्र के लिए ध्रुवी होती है, कभी वो रेखा एक वक्र के लिए तो अभिलंब और दूसरे वक्र के लिए ध्रुवी होती है, कभी वो रेखा एक वक्र के लिए अभिलंब और उसी वक्र के लिए जीवा होती है जिसका मध्य बिंदु पता हो। तो वो दोनों बातों का उपयोग करके हम जिस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है उसके कोऑर्डिनेट्स में संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये वाला। इसमें सिद्ध करना है कि ये जो अतिपरवलय है इसकी अभिलंब जीवाओं के ध्रुवों का बिंदुपथ ये होगा, ये वक्र होगा। अब इसमें कर्व एक ही है अतिपरवलय, जैसे पिछले में एक अतिपरवलय था और एक सर्किल था, इसमें कर्व एक ही है अतिपरवलय। इसकी अभिलंब जीवाएं हैं, यानी अभिलंब है जो अपने आप में जीवा भी हो जाती है। फिर उस अभिलंब जीवा का जो मध्य बिंदु होगा, अभिलंब जीवा का जो ध्रुव होगा उसका बिंदुपथ ज्ञात करना है। सब कुछ इस अतिपरवलय के ही सापेक्ष है, यानी अभिलंब और जीवा वो अतिपरवलय की ही है, और उस रेखा का अतिपरवलय के ही सापेक्ष ध्रुव का बिंदुपथ ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि अतिपरवलय के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब अतिपरवलय को पुनः काटता है तो वो जीवा भी बन जाती है। जैसे अतिपरवलय का यहाँ बिंदु ले लें Q, और Q पर अभिलंब बनाएं तो Q पर जो स्पर्श रेखा बनती उसके लंबवत और Q से गुजरने वाली रेखा ये Q पर अभिलंब हो जाएगा, और ये अभिलंब Q को अतिपरवलय को पुनः P पर काटता है। तो PQ जो है Q पर तो अभिलंब है और वैसे एक जीवा है, और ये अभिलंब है चाहे जीवा है तो एक रेखा ही। तो इस रेखा का अतिपरवलय के सापेक्ष ध्रुव जो होगा उसका बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो ध्रुव को हमने क्योंकि P नाम दिया होगा इसलिए इस बिंदु को R मान लें, यानी ये जीवा QR हो जाएगी। तो पहले अतिपरवलय की कोई अभिलंब जीवा, जैसे ये अभिलंब जीवा है, ये Q बिंदु पर अभिलंब है, तो Q का प्राचल थीटा हो तो इस अभिलंब का समीकरण थीटा प्राचल वाले बिंदु पर अतिपरवलय के अभिलंब का समीकरण ये होता है ax sin थीटा प्लस by बराबर a² प्लस b² tan थीटा। तो ये तो हो गया अभिलंब के रूप में इसका समीकरण। फिर इस रेखा के ध्रुव का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो इस रेखा का ध्रुव मान लो कि p x1 y1 है। अगर इस रेखा का ध्रुव p है, कहीं भी होगा, इस रेखा का ध्रुव अगर p है तो फिर p की ध्रुवी यही रेखा हो जाएगी। तो इस जीवा का ध्रुव p x1 y1 हो तो p की ध्रुवी
के रूप में इसी रेखा का समीकरण होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अतिपरवलय के सापेक्ष इस बिंदु की ध्रुवी ये होती है, एक्स स्क्वायर की जगह x1x और वाई स्क्वायर की जगह y1y, बाकी सब एज इट इज़। अब ये और ये एक ही रेखा के समीकरण हैं। ये तो अभिलंब रूप में है उस रेखा का समीकरण, और ये ध्रुवी के रूप में उस रेखा का समीकरण है। क्योंकि इस रेखा का ध्रुव मान लिया था, तो फिर उस ध्रुव की ध्रुवी होगी ये रेखा। दोनों एक ही रेखा के समीकरण हैं, तो दोनों को कंपेयर करने हैं। कंपेयर जैसा कि हम जानते हैं, तो समीकरण 1 व 2 एक ही रेखा के समीकरण हैं, तो इनकी तुलना कर दें। तुलना ये होगी कि इसमें x का गुणांक a sin थीटा अपॉन इस वाले में x का गुणांक x1 अपॉन a स्क्वायर बराबर इसमें y का गुणांक b अपॉन इस वाले में y का गुणांक माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर इसका राइट हैंड साइड का टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा अपॉन इसका राइट हैंड साइड वाला टर्म 1। तो ये इक्वेशंस बन जाती हैं। इसमें a स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा तो a क्यूब साइन थीटा अपॉन x1 हो जाएगा। इसमें b स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा तो b क्यूब अपॉन माइनस y1 हो जाएगा, और ये टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा है। तो a क्यूब साइन थीटा अपॉन x1 माइनस बी क्यूब अपॉन y1 बराबर इतना। अब इससे दो इक्वेशंस निकाल के और हमें थीटा को एलिमिनेट करते हुए x1 और y1 में संबंध स्थापित करना है, जिससे कि ध्रुव p x1 y1 का बिंदु पथ ज्ञात हो जाए। तो फर्स्ट टर्म बराबर सेकंड टर्म, यानी प्रथम दो जो इसके टर्म हैं उनसे हम लें साइन थीटा के लिए हल कर लें। x1 इधर ऊपर आ जाएगा और a क्यूब नीचे आ जाएगा। तो प्रथम दो से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी क्यूब x1 अपॉन ए क्यूब y1, इक्वेशन नंबर 3। एक और इक्वेशन थीटा में हम निकालें फर्स्ट और थर्ड से। तो प्रथम व तृतीय से फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दी ए क्यूब साइन थीटा अपॉन x1, और थर्ड टर्म में टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा करके लिख दिया है। तो थर्ड टर्म हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसमें से साइन थीटा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और कॉस को इधर ले लेंगे और x1 ऊपर आ जाएगा, ए क्यूब नीचे आ जाएगा, तो इसको कॉस थीटा के लिए हल कर लेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू x1 अपॉन ए क्यूब हो जाएगी। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों में एक तरफ साइन थीटा है एक तरफ कॉस थीटा है, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। 3 व 4 को वर्ग करके जोड़ने पर राइट हैंड साइड में इस पूरे का स्क्वायर होगा b की पावर 6 x1 स्क्वायर अपॉन a की पावर 6 y1 स्क्वायर, प्लस इस पूरे का स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन a की पावर 6। तो थीटा एलिमिनेट हो जाता है इस तरह से। थीटा एलिमिनेट होने के बाद ये जो रिलेशन आया, इसी से ध्रुव p का बिंदु पथ आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सरल कर लें। इसमें अपॉन में a6 है, a की पावर 6 है, और a की पावर 6 y1 है। तो हर को समाप्त करने के लिए पूरी इक्वेशन को a की पावर 6 y1 से गुणा कर दें। तो 1 को a की पावर 6 y1 से गुणा होगा, यहाँ गुणा करेंगे तो a की पावर 6 y1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला पद ही बचेगा, और यहाँ गुणा करेंगे a की पावर 6 y1 से, तो a की पावर 6 तो कट जाएगा, y1 स्क्वायर और आ जाएगा। हर के पदों को समाप्त कर दिया है, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया है। इस टर्म को लेफ्ट में ले लें और बाकी एज इट इज़। अब इसमें x1 की जगह x और y1 की जगह y रख दें, तो ध्रुव p x1 y1 का बिंदु पथ हो जाएगा a की पावर 6 y स्क्वायर माइनस b की पावर 6 x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ये कोई वक्र है और ये अतिपरवलय की अभिलंब जीवाओं के ध्रुवों का बिंदु पथ हो गया। तो यहाँ पर एक लाइन दो हैसियत में थी। एक तो वो अतिपरवलय का अभिलंब थी, इसलिए अभिलंब रूप में हमने उसका समीकरण ले लिया, और दूसरा उसके ध्रुव का बिंदु पथ ज्ञात करना था, तो उसके ध्रुव की वो ध्रुवी थी, तो ध्रुवी के रूप में भी उसी रेखा का समीकरण लिख दिया। तो अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण और ध्रुवी के रूप में रेखा का समीकरण एक ही रेखा थी वो। अतः जो दोनों समीकरण आए उसकी तुलना करके और फिर प्राप्त समीकरणों से थीटा एलिमिनेट करके और हमने x1 और y1 में संबंध स्थापित कर लिया, और वो जो संबंध आया वो अभीष्ट बिंदु पथ हो गया। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि आयतीय अतिपरवलय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की अभिलंब जीवाओं के ध्रुवों का बिंदु पथ ये होगा। इसमें थोड़ा गलत आ गया है, अभिलंब जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ
ज्ञात करना है। मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है। अभिलंब जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ इतना सिद्ध करना है। ये अतिपरवलय है। इसकी कोई अभिलंब जीवा से जैसा कि हम समझ रहे हैं, जैसे ये Q बिंदु पर अभिलंब है, तो Q बिंदु पर जो स्पर्श रेखा बनती है उसके लंबवत रेखा है, तो ये Q बिंदु पर अभिलंब है। और ये Q बिंदु पर खींचा गया अभिलंब अतिपरवलय को पुनः अगर P पर काटता है तो इसको हम Q पर अभिलंब भी कह सकते हैं और इसको हम अतिपरवलय की एक जीवा भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगी अभिलंब जीवा। और इस अभिलंब जीवा का जो भी मध्य बिंदु हो R, उसका बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो हमने मध्य बिंदु R के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लिख लिए। तो अब ये जीवा या ये रेखा दो रूपों में है। एक तो ये अभिलंब है बिंदु Q पर, और दूसरा ये वो जीवा है जिसका मध्य बिंदु ज्ञात है। तो इस जीवा का समीकरण हम दो तरीके से लिखेंगे, एक अभिलंब के रूप में और एक मध्य बिंदु के रूप में, और फिर उनकी तुलना कर देंगे। आयतीय अतिपरवलय है x² - y² बराबर a²। आयतीय अतिपरवलय या समकोणिक अतिपरवलय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बेसिक डेफिनेशन ये है कि ऐसा अतिपरवलय जिसकी जो दो अनंत स्पर्शियाँ होती हैं वो परस्पर लंबवत हों तो वो आयतीय अतिपरवलय कहलाता है। और फिर आयतीय अतिपरवलय की अनुप्रस्थ अक्ष और संयोगी अक्ष की लंबाई बराबर होती है, यानी उसमें b बराबर a होता है। तो इसमें b बराबर a ही है, अदरवाइज़ ये जो मानक अतिपरवलय हम ज़्यादातर लेते हैं वैसा हो जाता। जैसे इसमें अगर a² का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन a² बराबर 1। तो ये आयतीय है क्योंकि इसका b और a बराबर है। अगर यहाँ a² और यहाँ b² होता तो ये सामान्य अतिपरवलय हो जाता। b² की जगह भी a² ही है, तो ये आयतीय अतिपरवलय है। तो खैर यहाँ पर इसके आयतीय होने का कोई बहुत बड़ा उपयोग नहीं करना है, ये अतिपरवलय है मेन। अब इस आयतीय अतिपरवलय की कोई अभिलंब जीवा, जैसा ये अभिलंब जीवा है तो ये अभिलंब है। तो अभिलंब ये जिस बिंदु पर है उस बिंदु का प्राचल अगर थीटा मान लें तो इस अभिलंब का समीकरण हो जाएगा ax sin थीटा प्लस by बराबर a² प्लस b² tan थीटा। तो ये तो हो गया इस अभिलंब का समीकरण, जो कि अभिलंब भी है और अपने आप में जीवा भी है। जहाँ पे थीटा ये अभिलंब जिस बिंदु पर अभिलंब है उस बिंदु का प्राचल है। तो ये तो हो गया अभिलंब जीवा का समीकरण। फिर इस जीवा, अब क्योंकि ये अभिलंब होने के साथ साथ जीवा भी है और जीवा है तो इसका मध्य बिंदु है, तो इस जीवा का मध्य बिंदु R x1 y1 हो तो t बराबर s1 से इसी रेखा का समीकरण ये होगा। अब हम जानते हैं कि मध्य बिंदु अगर किसी जीवा का पता हो तो उस जीवा का समीकरण t बराबर s1 से आता है। t तो होता है वक्र के समीकरण में x की जगह x² की जगह x1x, यहाँ से देखो x² की जगह x1x और y² की जगह y1y, और a² को लेफ्ट में ले लिया, बराबर 0 फॉर्म कर लिए, बराबर 0 फॉर्म। अब इसमें x² की जगह x1x और y² की जगह y1y रख दें तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो t होती है, जो यहाँ लिख दी। और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह x1 और y की जगह y1 रखने से प्राप्त जो राशि है x1² माइनस y1² बराबर x1² माइनस y1² माइनस a², ये s1 हो जाएगा। तो t बराबर s1। हालांकि इसमें माइनस a² दोनों तरफ होंगे तो उसको कैंसिल कर दिया है, तो x1x माइनस y1y बराबर x1² माइनस y1²। ये हो गया उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु x1 y1 है। तो ये तो मध्य बिंदु के रूप में जीवा का समीकरण आ गया इसी जीवा का, और ये अभिलंब के रूप में इसी का समीकरण आ गया। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हम बाद में कर देंगे। ये अभिलंब जीवा या ये अभिलंब का समीकरण तब होता है जब ये अतिपरवलय x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² वाला होता है। तो b² होता है या नीचे, तब ये समीकरण होता। अब b² की जगह भी a² है अतिपरवलय के समीकरण में, तो यहाँ b की जगह a रखेंगे तो वास्तविक समीकरण आएगा, लेकिन अब वो हम बाद में रख देंगे। ये b की जगह भी a ही रखना है क्योंकि अतिपरवलय में b की जगह a है। तो अब ये अभिलंब के रूप में उसी रेखा का समीकरण है और ये मध्य बिंदु के रूप में उसी जीवा का समीकरण है, यानी दोनों समीकरण एक ही रेखा के हैं। तो इनको कंपेयर कर दिया, 2 व 3 की तुलना कर दी। x का गुणांक इसमें है a sin थीटा अपॉन इसमें x का गुणांक है x1
बराबर इसमें y का गुणांक b अपॉन इसमें y का गुणांक माइनस y1 बराबर इसमें राइट हैंड साइड की टर्म अपॉन समीकरण 3 में राइट हैंड साइड की टर्म। तो तुलना करने पर ही आ गया। और अब हमें क्या करना है वो आप सब समझ ही चुके होंगे, क्योंकि 2-3 सवाल हमने इसी तरह के पहले कर लिए हैं। ये जो इक्वेशंस बनी, इनसे 2 इक्वेशंस निकालेंगे और उनसे थीटा को एलिमिनेट करते हुए x1 और y1 में संबंध स्थापित करेंगे। तो पहले 2 पद जो हैं इसके, फर्स्ट टर्म बराबर सेकंड टर्म, उनको लिया प्रथम 2 से। तो साइन थीटा के लिए हल कर लें, x1 इधर ऊपर आ जाएगा और a इधर नीचे आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू माइनस bx1 अपॉन ay1 हो जाएगी। माइनस को नीचे की बजाय ऊपर लिख दिया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कहें। और एक और थीटा का रिलेशन बनाने के लिए फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म, इसको लें। तो प्रथम व अंतिम से a साइन थीटा अपॉन x1 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिया और नीचे वाला फैक्टर अपनी जगह। दोनों तरफ से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और कॉस को इधर ले लेंगे, x1 ऊपर आ जाएगा और a नीचे आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को कॉस थीटा के लिए हल कर लें। तो कॉस थीटा का मान आ जाएगा यहाँ से, कॉस थीटा तो इधर आएगा, तो कॉस थीटा का मान होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू x1 इधर आएगा और a नीचे पहुँच जाएगा, तो x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इंटू a। तो इक्वेशन 5 में कॉस थीटा की वैल्यू और इक्वेशन 4 में साइन थीटा की वैल्यू। थीटा एलिमिनेट करना है तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, वर्ग करके जोड़ दें। तो इसका साइन स्क्वायर प्लस इसका कॉस स्क्वायर तो हो जाएगा 1। इसकी राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y1 स्क्वायर, और समीकरण 5 की राइट हैंड साइड का वर्ग होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे थीटा का विलोपन हो गया। और अब इसी को सरल करके इसी से हमारा अभीष्ट बिंदु पता आ जाएगा। इसमें हर वाले पदों को समाप्त करने के लिए जो इन दोनों का एलसीएम आएगा वो आएगा a स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इंटू ये वाला फैक्टर, यानी a स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस एलसीएम से पूरी इक्वेशन को गुणा कर दें। तो इस एलसीएम से 1 को गुणा करेंगे तो वो टर्म यहाँ आ जाएगी। इस एलसीएम से सेकंड टर्म को गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर y1 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला फैक्टर ऊपर आ जाएगा, यानी b स्क्वायर x1 स्क्वायर इंटू दिस फैक्टर। और इस टर्म को एलसीएम से गुणा कराएंगे तो उसमें से a स्क्वायर कट जाएगा और x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर कट जाएगा, केवल y1 स्क्वायर एक्स्ट्रा ऊपर गुणा हो जाएगा। एलसीएम से गुणा कर दिया है पूरी इक्वेशन को, ताकि बटे वाला पद ना रहे, हर ना रहे। और सरल कर लिया है, a स्क्वायर y1 स्क्वायर एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़ इधर। अब यहाँ जो क्या किया है, जो हमने एक ऊपर b ही रहने दिया था, जबकि वहाँ b की जगह a रखना था, क्योंकि अतिपरवलय में b की जगह a है, तो वो काम अब कर दिया है। b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर रख दिया है। तो ये टर्म तो एज इट इज़, यहाँ b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर आएगा, तो ये 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि 4a की पावर 4 हो जाएगा। तो अब हमने b की जगह a रख दिया है। शुरू से ही रख सकते थे लेकिन वहाँ पर हमने नहीं रखा था, तो अब रख दिया है। a स्क्वायर का पूरी इक्वेशन में भाग दे दें और राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म को लेफ्ट में ले लें। तो इसमें a स्क्वायर का भाग दे देंगे, बाकी बचा हुआ पद यहाँ लिखा हुआ है, इसमें a स्क्वायर का भाग दे देंगे और बाकी बचा हुआ पद लेफ्ट में आ गया, माइनस हो गया। और राइट हैंड साइड में a स्क्वायर का भाग दे देंगे तो ये जो a की पावर 4 है वो a स्क्वायर रह जाएगा, ये आ गया। उसके बाद इन दोनों में से ये वाला फैक्टर कॉमन ले लिया है, कैलकुलेशन है ये। तो ये वाला फैक्टर जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से y1 स्क्वायर और यहाँ से माइनस x1 स्क्वायर बचेगा। ये फैक्टर दोनों में से कॉमन निकाल लिया है। अब क्योंकि जब स्क्वायर लग रहा है तो x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर या y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर एक ही बात होगी। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ही होता है। तो क्योंकि यहाँ y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर है तो इसको भी y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये 2 पावर और ये 1 पावर 3 पावर हो जाएगी y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर की। इसके अंदर चेंज कर दिया, होल स्क्वायर लगा हुआ है तो y1 स्क्वायर को पहले और x1 स्क्वायर को बाद में, तो ये वही फैक्टर की 2 पावर हो जाएगी और ये वही फैक्टर की 1 पावर है, तो उस फैक्टर की 3 पावर हो जाएगी। और राइट हैंड साइड की टर्म एज इट इज़, ये x1 y1 में संबंध आता है। और x1 y1 क्या था,
जो अभिलंब जीवा थी अतिपरवलय की, उस अभिलंब जीवा के मध्य बिंदु आर के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1। तो अब इस इक्वेशन में x1 की जगह x और y1 की जगह y रख दें तो उस मध्य बिंदु का बिंदु पता आ जाएगा। तो ये हो गया अभिलंब जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पद। इससे पहले के सवाल में हमने अभिलंब जीवा के ध्रुव का बिंदु पद ज्ञात किया था और यहाँ पर अभिलंब जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पद ज्ञात किया है। तो इस वीडियो में ये 3 क्वेश्चन ही ले रहे हैं हम, अन्य क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।